ओके, सो लास्ट के वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट समझे थे। जैसे हमने सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, इंडियन इकोनॉमी किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती है, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पहले प्राइवेट सेक्टर को देखा, देन गवर्नमेंट सेक्टर को, कुछ एक्सटर्नल सेक्टर भी होते हैं, इसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर है, और इसके बाद एक एक चीज़ हमने डिटेल से समझी कि प्राइवेट सेक्टर का मेन फंक्शन क्या है और एंटरप्राइजेज क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज में इनका क्या रोल है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन में भी कितने टाइप के कंजम्पशन हो सकते हैं, और कैपिटल गुड्स में हमने देखा कि 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। और ये सारा कंसेप्ट हमने समझ लिया है। आज हम बात करेंगे जीडीपी की और इसके रिवॉल्व जो कंसेप्ट हैं उन्हें समझेंगे। देखिए, जीडीपी बहुत आसान है। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, ठीक है। ग्रोस का मतलब क्या होता है? टोटल। तो हमारे देश में अब देखिए, यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वर्ड है डोमेस्टिक, बस 3 वर्ड के अराउंड ही रिवॉल्व करती है जीडीपी। पहला वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और दूसरा वर्ड है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो कि 1 ईयर है, 1 फाइनेंशियल ईयर है। और हाँ, बस यही 2 वर्ड के अराउंड जो है हम समझ सकते हैं। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक फाइनल ईयर में, या यूं कहें हम कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है, हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है, इसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, उसकी टोटल वैल्यू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। आपने कई बार पढ़ा है, बहुत आसान सी बात है ये। हाँ, अब इसमें वही चीज़ हम पहले समझते हैं कि अगर कोई इंसान इंडिया का है और अगर कहीं बाहर काम कर रहा है, तो क्या उसकी जो इनकम है वो जीडीपी का पार्ट बनेगी या नहीं? तो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ये इंडियन टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए और इस तरीके से वो नहीं बनेगी। अब इसके मेथड क्या क्या है वो समझते हैं। 3 तरीके से जो है हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड। नाम से समझ आ रहा है, वैल्यू का एडिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ वैल्यू एडेड मेथड के लिए। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके मैं आपको समझाता हूँ वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने लिया और वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया। तो लेट सपोज कि कोई फार्मर है, ठीक है। फार्मर ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी 0, बट उसने वीट को प्रोड्यूस करा। तो कितने वर्थ का? 500 रुपीज़ का जो है वीट प्रोड्यूस किया। अब आगे समझिएगा, अब ये वीट लेकर कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली मिल में जाएंगे। तो मिल ओनर ने क्या करा? मिल ओनर ने 500 वर्थ की वीट को 800 में कन्वर्ट कर दिया और आटे में बदल दिया, ठीक है। फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 800 के फ्लोर को कौन परचेज करेगा? बेकरी वाला, ठीक है। बेकरी वाले ने या फिर चलो बिस्कुट कंपनी ने परचेज कर लिया। तो अब क्या होगा? अब ये ऑब्वियस सी बात है, इसे कन्वर्ट करेंगे, इस आटे को चेंज करेंगे, कुछ कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उसमें चीज़ें एडिशन करेंगे, और इसके बाद वो 1000 वर्थ का बिस्किट इन्होंने बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अब वैल्यू कितना ऐड किया गया? इनिशियली 0 का था, बट 500 की वैल्यू ऐड की गई। फिर अगेन यहाँ पे 300 की वैल्यू ऐड की गई, देन 200 की वैल्यू ऐड की गई। अब देखिए, आप ये भी समझिए, अगर मैं इनिशियली आपसे पूछूं कि कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इन्हें ऐड कर दीजिए, 500 यहाँ, 800 यहाँ, 1000 यहाँ, ये टोटल आ जाएगा कितना? 2300। ये बिल्कुल गलत होगा। 2300 जीडीपी है ही नहीं इस केस में। रीज़न ये है कि आप समझिए, जब हमने 500 ऐड करा तो 500 तो यहाँ इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इस 800 में 500 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फिर यहाँ पे इस 1000 में तो 800 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम डबल काउंटिंग एरर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी वो उसके डिफरेंस के आधार पर आएगी। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हमने कितना एडिशन करा है? साफ तौर से 500 का एडिशन किया, ठीक है। 500 का एडिशन किया, देन यहाँ पे हमने कितना का एडिशन किया? 300 का। और यहाँ पे 800 से 1000 के बीच का कितना गैप है? 200 का। तो हमने कितना वैल्यू ऐड किया है? 200 की वैल्यू ऐड की है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1000 जो है इसकी टोटल वैल्यू आई, या फिर हम कह लें टोटल आउटपुट आया। तो दोनों ही केस में या तो जो फाइनल है या तो जो फाइनल आउटपुट आ रही है वो आप बोल सकते हो, या फिर जो वैल्यू एडेड है। तो 2 तरीके हैं, है ना। 2 वेज आर देयर टू कैलकुलेट। पहला तो ये आप देख लो कि फाइनल आउटपुट कितना आया, और दूसरा ये कि आप वैल्यू एडिशन चेक कर लो, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडिशन जो है चेक कर सकते हो।
तो दोनों ही वे में जो है हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया। वैल्यू एडेड मेथड बहुत आसान है, कोई पूछने वाला आपसे नहीं है कि वैल्यू एडेड मेथड जो है वो कैसे निकालते हैं, बट स्टिल हमने समझ लिया कि वैल्यू एडेड मेथड में हम बस वैल्यू ऐड करते हैं। हर बार जितना वैल्यू ऐड हो रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट में, उसे हम बस ऐड करते हैं, तो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमारी जीडीपी या हमारा टोटल आउटपुट निकल कर आ जाता है। ओके जो सेकेंड मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने का, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चे, स्पेंड। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं तो ये अल्टीमेटली कोई ना कोई तो परचेज कर ही रहा है। कौन परचेज करेगा? इकोनॉमी के 4 सेक्टर परचेज करेंगे। या तो हाउस होल्ड सेक्टर परचेज करेगा। हाउस होल्ड का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया है, बहुत सिंपल है, घर को बोलते हैं हाउस होल्ड। गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या तो एक्सटर्नल सेक्टर है। इन 4 सेक्टर में ही ये परचेजिंग होगी। तो अगर हम इनके खर्चे को ही ऐड कर दें तो हम जीडीपी पता कर लेंगे, क्योंकि ये जो खर्चे आ रहे हैं वो इन गुड्स एंड सर्विसेज को ही परचेज करने में तो लगाए जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है ना। कोई भी पैसे, मान लो आप 100 रुपीज़ आपके जेब में है, ठीक है, आप इसका लेट सपोज कुछ भी, मान लो आप इस 100 रुपीज़ को कोई भी सामान खरीद रहे हो, लेट सपोज बिस्किट ही परचेज कर रहे हो, तो ये किस में गया? गुड्स में, है ना। तो 2 ही ऑप्शन है, या तो गुड्स में जाएगा या तो सर्विसेज में। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम खर्चे पता करके भी जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, जीडीपी इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। सिग्जम मेथड कहते हैं इसे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या है ये वो समझते हैं। देखिए सी दिखा रहा है यहाँ पे कंजम्पशन गुड को। जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो तो कंजम्पशन गुड में ही इन्वेस्ट करेगा, अपने पैसे स्पेंड करेगा। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैपिटल गुड में अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो है वो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट को, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। जी के मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कैपिटल गुड में भी और कंजम्पशन गुड में भी, दोनों तरीके के गुड्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। उसके बाद है एक्स। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर है ये दोनों ही कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स को हमारी इकोनॉमी से परचेज करेगी, जो बेसिकली एक्सपोर्ट्स होगा, है ना। और जो एम है, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पोर्ट को। तो ये एम को माइनस क्यों कर रहे हैं? इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये इम्पोर्ट है, ठीक है। और इम्पोर्ट को माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डोमेस्टिक एरिया, यानी हमारे एरिया के विदिन में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इम्पोर्ट को नहीं हटाएंगे तो हम विदेशों के सामान को भी कैलकुलेट कर लेंगे ना। दैट्स द बेसिक रीज़न। और बस यही है। उसके बाद फिर जीएनपी भी होता है। जीएनपी भी हम समझेंगे, क्योंकि जीएनपी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसमें हम नेशनल, यानी हमारे देश के लोग, चाहे वो विदेश में हो, कहीं भी हो, उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें आपने बार बार पढ़ी होंगी। अब बात करते हैं इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड की क्या अप्रोच है? ये भी एक तरीके का जीडीपी कैलकुलेट करने का ही मेथड है। एक बार मैं क्विकली रिकैप करवा दूँ। देखिए सबसे पहले हमने जो बात करी कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले हर बार जितना भी वैल्यू हुआ हर स्टेप में, यानी हर स्टेज में जो वैल्यू का एडिशन हुआ उसे हम निकालते हैं एंड देन ऐड कर देते हैं। उससे हम जीडीपी पता कर सकते हैं। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे क्या है, जितने भी सेक्टर्स हैं जो परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उनके फाइनल आउटपुट को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जीडीपी निकल कर आ जाएगी। तो जीडीपी क्या है? देखिए सबसे पहला प्राइवेट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। इसलिए करेंगे बिकॉज अगर इंडिया का कोई पर्सन बाहर जाकर अर्न कर रहा है तो उसे हमें हटाना होगा, बट कोई अगर विदेश से आकर इंडिया में अर्न कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें उन्हें ऐड करना होगा। बिकॉज यहाँ पे सारा मतलब टेरिटरी से है, ना कि लोगों से, है ना। टेरिटरी के अंदर वो प्रोडक्शन हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो हम उसे जीडीपी कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की नीड है ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं इनकम मेथड की। देखिए इनकम मेथड क्या है कि जब हम फाइनल गुड्स जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर हम उन्हें अगर हम ऐड करें, लेट मी एक्सप्लेन इट। जो सम है, सम ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ये किसके इक्वल होगा? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इनकम received by all
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के 4 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है वेजेस, दूसरा फैक्टर होता है रेंट, तीसरा फैक्टर होता है इंटरेस्ट और चौथा फैक्टर होता है प्रॉफिट। 4 फैक्टर होते हैं। तो इन 4 फैक्टर से जो भी इनकम आएगी, अगर हम उन्हें ऐड कर देंगे, इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम हमें मिलेगी, अगर हम उन्हें ऐड कर देंगे तो वो हमारी जो फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जो इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रही है उसके सम के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल हो जाता है कैलकुलेट करना इस मेथड से, इनकम मेथड से जीडीपी को। वैसे ये बस कहने के लिए सिंपल है, अदरवाइज़ ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इतने सारे, मतलब आप समझ लो कोई भी सेक्टर, केवल हम मेडिकल सेक्टर के अंदर ही बात करें तो हज़ारों चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, हज़ारों तरह का सर्विसेज है, उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। ठीक है, तो हाँ, फिलहाल हम इसे समझते हैं कि जो ये मेथड है, जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड के थ्रू हम कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो हमें 4 फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं। कौन कौन सा फैक्टर है? पहला है प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद है इंटरेस्ट, देन रेंट एंड देन वेजेस। ठीक है, तो बस यही है, क्योंकि जो भी फाइनल गुड्स आएगा किसी भी इकोनॉमी में, वो क्या होगा, इन चारों फैक्टर्स के ही इनकम के इक्वल होगा, क्योंकि इन चारों फैक्टर्स से जो हम इनकम अर्न करेंगे वही तो हम उन गुड्स को परचेज करने में लगाएंगे। तो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें कुछ टर्म समझना है और इन टर्म्स को समझने के बाद हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो पहला यहाँ पे टर्म है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो वर्ड है वो नेशनल है। तो अब क्या होगा, हमारे देश के जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं, भले वो कहीं भी जा कर के काम कर रहे हो, अफ्रीका में जा रहे हो, अमेरिका में जा रहे हो, कहीं भी जा कर के अर्न कर रहे हो, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए जीडीपी में हमने जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड रह रहे हैं, उनके इनकम को हमने ऐड नहीं किया, बट हम जीएनपी में जो हमारे देश के लोग किसी भी कंट्री में रह रहे हैं उनके इनकम को ऐड करेंगे। तो ये डिफरेंस है जीएनपी और जीडीपी में। तो यहाँ पे जीडीपी रहेगा ही प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हाँ, एक चीज़ और, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए कि पर्सन एक्स है, इन्होंने 100 रुपीज़ अर्न किया, इन्होंने 100 रुपीज़ अर्न किया इंडिया में। ठीक है, तो और ये जो पर्सन एक्स है ये यूएस के हैं, बस यहाँ पे कुछ टेम्प्रोरी पीरियड के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने 100 रुपीज़ अर्न किया है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडियन टेरिटरी में अर्न करा और यहाँ पे मतलब ही टेरिटरी से है, डोमेस्टिक से है। लेट सपोज एक पर्सन वाई है जो कि इंडिया से है और ये गए हैं यूएस में इन्होंने अर्न किया $100, तो क्या ये हमारी जीडीपी में शामिल होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही नहीं। क्या ये जीएनपी में शामिल होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नेशनल है ना, इंडियन रेजिडेंट है। तो ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका सिंपल मतलब यही है कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या है कि जो भी हमारी इनकम रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की जा रही है, यानी इंडियन रेजिडेंट्स बाहर जाकर या कहीं भी अर्न कर रहे हो, डजेंट मैटर, दुनिया के किसी भी एरिया में जाकर वो अर्न कर रहे हो, उन्हें हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे जो भी इनकम फॉरेन रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं हमारी इंडियन टेरिटरी में या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आकर। ये तो बहुत ऑब्वियस है, समझ भी आता है। और बस यही है जो हमने लिखा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई सिटीज़न है, लेट सपोज कंट्री ए का, और ये बिजनेस रन कर रहा है कंट्री बी में और यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है ये जाएगा कंट्री ए के नेट फैक्टर इनकम में। नाउ आगे, हाँ तो ये कुछ फार्मूला है, जीडीपी प्लस NFIA, ये क्या देगा? जीएनपी देगा। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है, नेशनल प्रोडक्ट है। क्यों नेशनल प्रोडक्ट है? क्योंकि जो भी इंडियन रेजिडेंट है अगर वो कहीं भी जाकर अर्न कर रहे हैं तो उन चीज़ों को हम ऐड करेंगे जीएनपी में और माइनस करेंगे जो भी इंडियन टेरिटरी में आकर अर्न कर रहे हैं बट वो विदेश के हैं, उनके इनकम को, है ना। जब जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट का एक मेज़र है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हर एक जो वैल्यूज़ हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो भी बिल्डिंग्स होती है, मशीन वगैरह हम लगाते हैं, धीरे धीरे उसकी वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाती है।
है ना। और जब वो वैल्यू रिड्यूस होना शुरू होती है, अगर हम उनकी वैल्यू को डिप्रिसिएट नहीं करेंगे, नहीं घटाएंगे, तो हमें ज़्यादा बेटर वैल्यू नहीं निकल कर आएगी। तो जीडीपी से भी ज़्यादा बेटर मेजर जो है वो एनडीपी को माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। जहाँ भी नेशनल वर्ड आ जाए आप समझ जाइए कि इंडियन लोग भी बाहर जाकर जब अर्न कर रहे हैं तो उसे भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब दो टर्म मैं आपको समझाऊंगा। पहला है रियल जीडीपी और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। बहुत आसान है ये भी, बट एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ आता है। ओके, तो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिख दिया है ताकि मैं नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझा पाऊँ। बहुत आसान है। लेट सपोज 2011 में, देखिए पहले जीडीपी का मतलब तो आपको पता है ना, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वैल्यू है वो है जीडीपी। तो लेट सपोज 2011 में कोई भी पेन है लेट सपोज, और अगर उस पेन की प्राइस 5 रुपीज़ थी और हमने 20 पेन प्रोड्यूस किया, तो कितना वैल्यू आई उसकी, उस पर्टिकुलर ईयर में 100 आई। इसी तरीके से 2012 में क्या हुआ, थोड़ी इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई बढ़ गई, तो 5 से वो पेन 7 का हो गया। तो उस टाइम पे हमने 17 प्रोड्यूस करा, तो ये टोटल कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 119, है ना, 17 इंटू 7। अब जाकर 2024 में लेट सपोज कि उसी पेन की वैल्यू 10 रुपीज़ है और इस बार जो प्रोडक्शन है वो 13 हुआ। देखिए हर बार प्रोडक्शन जो घट रहा है, मगर स्टिल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है एक्चुअल में? नहीं। इसका रीज़न ये है कि ये इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है। इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है तो हमें इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी। जब हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं तो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर ईयर को हम आधार मान लेंगे, बेस मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज अगर हम 2011 को बेस ईयर मान ले तो जो प्रोडक्शन है वो कितने का था, 5 रुपीज़ का पेन है। अब मान लेते हैं हर साल वो 5 का ही रहता, कोई इन्फ्लेशन नहीं आता, तो कितना प्रोडक्शन होता 2011 में, 100 होता, 100 रुपीज़ का। उसके बाद 2012 में कितना का होता, 17.5 से 85 का। और 2024 में कितना होता है ये, 13.5 से 65 का। तो अब सही से अब हमें एग्जैक्ट जीडीपी निकल कर आ रही है, अब हमें रियल जीडीपी मिल रही है। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र का, जो कि करेंट प्राइस पे है, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। बट रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड है। तो हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो रियल जीडीपी पे करते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो सारा खेल ही बिगाड़ देगा। तो बस यही था नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया कि कोई ज़रूरी नहीं है नंबर घटे तो हमें एग्जैक्ट फिगर दे नॉमिनल में, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती ही जाती हैं समय के साथ, इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाता है। तो इन्फ्लेशन से जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो वो रियल जीडीपी कहलाती है। ओके, तो थोड़ा देख लेते हैं एक बार डिफरेंस भी। देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या है, सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वैल्यू एट करेंट मार्केट प्राइस, है ना, जो प्रेजेंटली प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है, जो प्रेजेंट है वैल्यू उसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रियल जीडीपी क्या है, अब हम इसे प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट, जैसे हमने इंडिया के केस में बताया मैंने आपको कि 2011-12 अगर हम लेकर चल रहे हैं तो उस केस में उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। यानी हर बार जो है वैल्यू हम पेन की 5 रुपीज़ ही मानकर चल रहे हैं। उसके बाद इफेक्ट क्या है इन्फ्लेशन का, तो ऑब्वियसली बात है इसमें इन्फ्लेशन मतलब नहीं है नॉमिनल जीडीपी में, ये इसमें है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग इसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसे बेस ईयर के मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ जीडीपी इज़ मच हायर सिंस करंट मार्केट चेंजेस आर टेकन इनटू इफेक्ट। जैसे मैंने बताया कि इसमें जीडीपी कहीं ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। नेक्स्ट यूजेस क्या है, तो इसे हमें वेरियस क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर, वही कंपैरिजन वगैरह करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रियल जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर। क्यों है, मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि इसमें महंगाई एडजस्टेड है, तो इस वजह से हम एग्जैक्ट पता कर पाते हैं कि हमारी देश की जीडीपी किस तरीके से बढ़ रही है। हाँ, एक मैं यहाँ पे और कंसेप्ट समझाता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जब हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं और इनटू में 100 करते हैं तो वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, अब आप समझिएगा, मान लो कि ये जो नॉमिनल में वैल्यूज़ बढ़ रही हैं उसे हमने कैलकुलेट करा, नॉमिनल में जो इन्फ्लेशन है उसे हमने एडजस्ट नहीं किया है, बट अगर रियल में हम एडजस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, तो किस केस में जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो 0 आएगा। तब आएगा जब नॉमिनल और रियल सेम हो। और ये कब सेम हो सकते हैं, तब सेम हो सकते हैं जब देश में इन्फ्लेशन हो ही ना,
तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर इन्फ्लेशन 0 है तो उस केस में जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, तो नॉमिनल और रियल सेम हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है ना, हर बार तो 5 रुपीज़ ही है पेन की वैल्यू। तो उस केस में जो नॉमिनल और रियल है दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर आ जाएगा 100। तो अगर क्वेश्चन बने कि अगर किसी देश में कोई इन्फ्लेशन नहीं है तो उस केस में जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, सो आंसर विल बी 100। वैसे ये देखिए, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू चेंज इन बेस ईयर टू 2022 टू 2023 फ्रॉम 2011 टू 12। क्यों? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी पुराना डेटा है, जो ये बेस ईयर हम लेंगे उसमें ज़्यादा बेटर वे में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, नाउ हम पीवाईक्यूज करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो रैपिड इंक्रीज है रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, इसे हम कई बार बेस इफेक्ट भी कह देते हैं। जब बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ती है तो इसे बेस इफेक्ट कह दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहला ये कि ये ड्रास्टिक डिफिशिएंसी दिखाता है क्रॉप फेल्योर में। दूसरा ये कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण जो डिमांड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा ये कि जो प्राइस लेवल है प्रीवियस ईयर का, ये इस पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। चौथा ये कि नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, बिकॉज अगर हम बेस इफेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली जो बेस ईयर है यानी जो प्रीवियस ईयर है उसके प्राइस लेवल के इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बेस ईयर का जो प्राइस लेवल है वो काफ़ी कम है या बहुत ज़्यादा है तो इससे इन्फ्लेशन रेट को भी स्क्यू कर सकता है, ये इसमें इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर बहुत ही कम, मान लीजिए कि जो कोई बेस ईयर है, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है उस बेस ईयर का, तो अगर करेंट प्राइस में थोड़ा भी डिफरेंस आया ना, हल्का भी स्मॉल राइज भी आया, तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन शो करेगा। इसी तरीके से अगर बेस ईयर में बहुत हाई प्राइसेस है तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो जनरली कम देखने को मिलेगा। तो यही डिफरेंस है। ओके, तो जो बंद अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है, ना ही एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में ना ही एक्सपोर्ट होगा ना ही इंपोर्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ये कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है ये स्टीडीली इंक्रीज हुआ है, यानी हर साल बढ़ा ही बढ़ा है लास्ट 5 ईयर्स में। दूसरा ये कि जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट है ये स्टीडीली इंक्रीज ही हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। तो देखिए, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है ना, वो बहुत लंबे पीरियड तक जनरली इंक्रीज नहीं होता रहता है। कई बार फ्लक्चुएट भी होता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन अगर उस तरीके से बन गई या डोमेस्टिक पॉलिसीज़, मार्केट डिमांड्स, कई फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से 2011 के बाद से जो हमारी जीडीपी है वो उनमें अप एंड डाउन्स दोनों तरीके के सिचुएशंस हमें देखने पड़े हैं। इवन 2008-9 में तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई थी। और इसके बाद अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज़ स्टेडीली इंक्रीज, ये भी गलत है। रीज़न बीइंग की जो जीडीपी ग्रोथ है स्टेडी नहीं था, तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो है ये भी स्टेडी नहीं होगा। तो इस तरीके से आंसर इज ऑप्शन डी, नीदर वन नोर टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कोनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, यानी अगर जीएनपी का पर कैपिटा रियल जीएनपी अगर हमारा बढ़ भी रहा है फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई देखने को मिले। कब, किस केस में? जब इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल कर जाएगी एग्रीकल्चरल आउटपुट के साथ पेस रखने में। दूसरा ये, जब एग्रीकल्चर आउटपुट फेल कर जाएगी इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ पेज रखने में। तीसरा ये कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जब काफ़ी बढ़ जाएगी। चौथा ये कि जो इम्पोर्ट ग्रो है ये फास्ट होगा एक्सपोर्ट के। देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी है। इसका रीज़न ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इन चीज़ों में जब इम्प्रूवमेंट देखने को मिले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी में इंक्रीज हो रहा है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रिप्रेजेंट हो रहा है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिप्रेजेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो बहुत ज़्यादा कंटेक्चुअल है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होना, एजुकेशन इंक्रीज होना, सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना। तो अगर पॉवर्टी ज़्यादा है या इवन बढ़ गई है तो हम कैसे कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ गई तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, नहीं कह सकते। तो इसलिए आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है इनफैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। पर कैपिटा जीडीपी का लेवल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज। दूसरा, वर्क पार्टिसिपेशन रेट। तीसरा, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी। अब ये सीडीएस का रीसेंट का क्वेश्चन है, पहले आप अटेम्प्ट करिए
ओके, तो जो जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी का लेवल है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज। कैसे? देखिए, अगर हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, यानी किसी भी देश के ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा वर्क फोर्स ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, so it will lead to the increasing of country's productivity and economic output. So definitely it directly depends to per capita GDP. सेकेंड चीज़ है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। हाँ बिल्कुल, वर्क पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं या फिर एक्टिवली ढूंढ रहे हैं वर्क को। तो अगर हायर वर्क पार्टिसिपेशन रेट है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग वर्क फोर्स में इंगेज्ड है, जिससे हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जीडीपी पर वर्कर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? देखिए, ये आउटपुट का वो मेज़र है जो हर एक वर्कर जनरेट करता है। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पर वर्कर का मतलब है कि एक वर्कर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमारी ओवरऑल जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर हमारा एक्सेस कैसा है, देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, बिकॉज ओवरऑल सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जीडीपी पर पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और पर कैपिटा जीडीपी को डिटरमाइन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा और क्लैरिटी भी मिल रही होगी और आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं पेपर में। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव रिटर्न मिल जा रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो इससे एसोसिएटेड कौन सी बात सही होगी? उनका इनकम जो है वो इंडिया के जीडीपी का पार्ट है, बट इंडिया के नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। दूसरा, उनका जो इनकम है वो इंडिया के नेशनल इनकम का पार्ट है, लेकिन इंडिया के जीडीपी का पार्ट नहीं है। तीसरा, उनका जो इनकम है वो इंडिया के जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों का पार्ट है। चौथा ये कि उनका इनकम ना ही इंडिया के जीडीपी का पार्ट है, ना ही नेशनल इनकम का पार्ट है। देखिए कितना आसान सवाल है। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी पर्सन बाहर जाकर अर्न कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो हमारी बाउंड्री से बाहर है। तो जब हमारी बाउंड्री से बाहर है तो हमारी जीडीपी में होंगे ही नहीं, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही है डोमेस्टिक, है ना। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर, बट ये तो बाहर जाकर अर्न कर रहे हैं, तो जीडीपी में नहीं शामिल होगा। तो नॉट पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी कौन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है और इसके अलावा डी में है। क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं। यही तो हमने पढ़ा, जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। एक बार अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला, नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1997 में ही पूछा गया है। इसके बाद इसी तरीके का सवाल 2001 में ही पूछा गया है और ये सेम सवाल सीडीएस 2003 में भी पूछा गया है। तो नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का मतलब पता है तो बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन से हमें एडजस्ट करना होगा। मान लीजिए कोई भी सामान है, लेट सपोज आपके हाथ में एक 20 रुपए का पेन है, क्या उस 20 रुपए की पेन की प्रोडक्शन वैल्यू वही होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ टैक्स भी लिया गया होगा, या हो सकता है गवर्नमेंट ने उस चीज़ में सब्सिडी दी हो। जनरली पेन में सब्सिडी नहीं होती है, बट स्टिल फैक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तीसरा यह है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ओके, तो ये आप पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्यों सी होगा? देखिए, जब हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? यही तो बनेगा। यही तो मैंने आपको बताया ना, फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही यही है कि मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो यही है, डेप्रिसिएशन को माइनस करके ही इंक्लूड कर रहे हैं, इस वजह से मैंने लास्ट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा था, बिकॉज डेप्रिसिएशन बिना सब्ट्रैक्ट किए हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चलेगी।
तो इसका आंसर सी है। उम्मीद है आप लिंक कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। Okay, next question. The national income of a country for a given period is equal to the total value of goods and services produced by the nationals, sum of total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individuals, money value of final goods and services produced. ये आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ए नहीं। यहाँ पे टोटल वैल्यू कह दिया गया, जबकि मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। ऊपर से ये नेशनल्स भी एम्बिगुअस बना रहा है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट कर लिया देन आपको इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत ही शानदार सवाल है ये, असम पीसीएस में पूछा गया है 2022 में। पहला कह रहे हैं जीएनपी जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है जीडीपी से। दूसरा, अगर जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी से तो नेट फैक्टर इनकम अर्नड अब्रॉड ये नेगेटिव आएगा। तो पहले जीडीपी और जीएनपी के बीच क्या रिश्ता है वो समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो हमें जीएनपी मिलता है। इसमें एग्जाम्पल समझाता हूँ, वैसे है तो ये आसान कॉन्सेप्ट, बट एग्जाम्पल के बाद और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई कंट्री की जो जीडीपी है वो, लेट सपोज जीडीपी जो है वो किसी कंट्री की $500 बिलियन है, $500 बिलियन है। अब हमारे लेट सपोज ये इंडिया की जीडीपी है, मैं कोई भी रफ फिगर ले रहा हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। तो अगर मान लो इंडिया की जीडीपी $500 बिलियन है और हमारे देश के सिटीजन या बिजनेसमैन जो है वो $50 बिलियन अब्रॉड से अर्न करते हैं, है ना, विदेशों से अर्न करते हैं। तो और हमारे देश में भी आकर कुछ फॉरेनर अर्न करेंगे। तो अगर फॉरेनर जो है वो $30 बिलियन अर्न कर रहे हैं तो एनएफआईए कितना होगा? एनएफआईए क्या होगा तब? इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक बार ये आप समझ लोगे बहुत आसान हो जाएगा फिर। इनकम माइनस इनकम सेंट अब्रॉड, यानी कितने पैसे हमें मिले और हमने कितना भेजा बाहर। तो हमें कितने मिले? 50 बिलियन मिले और हमने भेजा कितना? 30 बिलियन। तो इस केस में जो एनएफआईए है वो क्या आया? पॉजिटिव में आंसर आया ना, पॉजिटिव का $20 बिलियन, यानी हमें $20 बिलियन का फायदा हुआ। और बहुत सारे देश हैं जिन्हें एक्चुअल में फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर तो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बट वहाँ से लोग आकर कम अर्न कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिलीपींस बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो फिलीपींस से उनका एनएफआईए हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, क्योंकि बहुत सारे रेमिटेंसेज उन्हें मिलते हैं सिटीजन से जो बाहर काम कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है। इसका दूसरा कंडीशन भी हम ले सकते हैं। मान लो कि हमारे कंट्री की जीडीपी $500 बिलियन है और जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश से $70 बिलियन जो है वो लेके चले जा रहे हैं, ठीक है, $70 बिलियन। और हमारे देश के लोग विदेशों से जाकर लेट सपोज $40 बिलियन ही अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 40 माइनस 70 क्या हो जाएगा? $30 बिलियन माइनस का। तो इस केस में क्या हुआ? नेगेटिव एनएफआईए आया। क्यों? क्योंकि हायर अर्निंग कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करके। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनएफआईए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जो छोटे देश है ना, जो जनरली उनका एनएफआईए पॉजिटिव रहता है, बिकॉज काफ़ी अच्छी अर्निंग उन्हें विदेशों से मिल जाती है। बट जो बड़े देश हैं उनमें जनरली एनएफआईए नेगेटिव देखने को मिलता है। आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ आया ये। तो अब इसे अटेम्प्ट करते हैं। जीएनपी इज ऑलवेज हायर देन जीडीपी। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जीएनपी है वो हमेशा ही हाई हो। दूसरा कह रहे हैं अगर जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी से तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड नेगेटिव होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। जीडीपी अगर ज़्यादा है जीएनपी से तो नेट फैक्टर इनकम क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे इस कंडीशन में हमने देखा, ये एग्जाम्पल हमने देखा। हाँ, ये माइनस में। क्यों माइनस में आ रहा है? बिकॉज इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम सेंट अब्रॉड। तो हमें तो पैसे मिल रहे हैं बस $40 बिलियन, बट जो इनकम सेंट अब्रॉड है वो 70 है। इस वजह से नेगेटिव आ रहा है एनएफआईए। अच्छा, ये जीरो भी आ सकता है जब जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो जाए, उस केस में एनएफआईए जीरो होगा। मतलब ना ही विदेशों से पैसे, मतलब हम ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, जितने पैसे हम अर्न कर रहे हैं विदेशों से जाकर उतने ही वो लोग आकर हमारे देश में अर्न कर ले जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में मोस्टली लोग गलतियां करते हैं और क्या लॉजिक देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं अगर एक कंट्री का पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है तो उनका जीडीपी जो है वो मस्ट नेसेसरली ग्रो कर रहा हो। दूसरा ये कह रहे हैं अगर एक कंट्री नेगेटिव इन्फ्लेशन को फेस कर रही है तो उनका जीडीपी डिक्रीज ही कर रहा होगा, ये मस्ट है। तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, आपको करेक्ट बताना है। देखिए, पर कैपिटा जीडीपी का मतलब हम समझते हैं।
पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है? जहां भी ये वर्ड आ जाए पर, तो पर का मतलब होता है कि आप उसे डिवाइड करोगे किससे? पॉपुलेशन के साथ। सो पर कैपिटा जीडीपी इज इक्वल टू टोटल जीडीपी बाय पॉपुलेशन। जीडीपी को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम बेसिक समझे मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है तो क्या पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज करेगा? अगर ये 1/3 है जिसकी वैल्यू 0.3 है, अगर हम 1/2 करें तो 0.5 होगा, है ना। नॉर्मल सा मैथ्स है कि अगर डिनोमिनेटर घटता है तो जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाएगा। अब बहुत लोग इस पे ये कहते हैं कि अगर ज़्यादा लोग किसी इकोनॉमी में डिक्रीज कर रहे हो या पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा हो तो इसमें क्या पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगी? तो इसका जवाब है हाँ, तब भी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है और जीडीपी कांस्टेंट भी है या फिर थोड़ा भी बढ़ रहा है, उस केस में पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज कर जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे देश की जीडीपी 500 रुपीज़ है और हमारे देश का पॉपुलेशन लेट सपोज 100 है, तो उस केस में पर कैपिटा जीडीपी क्या आएगा? पर कैपिटा जीडीपी आएगा 500/100 यानी 5, है ना। बस डिवाइड ही तो कर रहे हैं जीडीपी को पॉपुलेशन से। अब क्या हो कि अगर इस केस में पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए, 100 की जगह 90 हो जाए। ये मैं पॉपुलेशन के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन आती है लोगों को। अगर पॉपुलेशन 90 भी हो जाए, उस केस में पर कैपिटा जीडीपी क्या होगा? उस केस में 500/90 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5.5 के समथिंग। तो इवन दो कि जीडीपी नहीं बदला है, बट पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज कर गई है ड्यू टू स्मॉलर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है इस तरीके से। अगर जीडीपी वन कांस्टेंट है या पॉपुलेशन डिक्रीज भी हुआ है तो भी पर कैपिटा जीडीपी जो है वो इंक्रीज होती है। अब सेकंड देखिए, इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इन्फ्लेशन, यानी जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, तो जीडीपी मस्ट इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लेशन तब अकर करता है तब भी अकर कर सकता है जब जीडीपी स्टेबल हो या ग्रोइंग हो। नेगेटिव इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब ये है कि जो भी जनरल प्राइस लेवल है, यानी जो चीज़ों की प्राइसिंग है, दाम है, वो फॉल कर रहे हैं, घट रहे हैं, बट इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स अ रिडक्शन इन टोटल आउटपुट। इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि जीडीपी ही घट जाए, चीज़ों की प्राइसिंग घट रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इकोनॉमी डिफ्लेशन फेस कर रहा है बट स्टिल उनका जो पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है रियल आउटपुट के टर्म्स में, यानी वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तब तो जीडीपी नहीं घटी ना, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का। डिफ्लेशन का सिंपल मतलब यही है कि प्राइसिंग घट रही है बट आउटपुट नहीं घट रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आउटपुट घट ही जाए। जैसे जापान का एग्जांपल लेते हैं, जापान में बहुत बार डिफ्लेशन आते हैं बट उनका एक्चुअल इकोनॉमी तो ग्रो ही कर रहा है रियल टर्म्स में। तो सेकंड गलत है और पहला सही है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आपको इस क्वेश्चन में क्लैरिटी मिली होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2020-2021 GDP contracted by 23.9% and in the second quarter by 7.5%. The economic survey preferred to call it a recovery in. देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं कि किस तरह की रिकवरी हुई है। तो पहले 23.9% था, देन 7.5 हो गया। तो ये किस तरह की रिकवरी जो है वो कही गई इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वी शेप। वी शेप नाम से समझ आ रहा है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ होगा देन अगेन इंक्रीज हुआ होगा। अब ये टर्म्स हैं जिसे हम अलग से ही समझेंगे, बट यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें रिमाइंड रहें। देखिए वी शेप रिकवरी, कभी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में शार्प डिक्लाइन होता है और उसके बाद अगेन स्ट्रॉन्ग रीबाउंड होता है, तो उस केस में हम वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। कोविड में आपको पता होगा लॉकडाउन लगा था तो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, सारी चीज़ें ठप पड़ी थी। फिर हमने सेकेंड क्वार्टर में बहुत तेज़ी से रिकवरी करी, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी हुई और ये वी शेप को रिप्रेजेंट किया इसने। उसके बाद अब बाकी के ऑप्शंस भी समझते हैं। देखिए यू शेप रिकवरी क्या होता है? यू शेप रिकवरी क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी जो है वो एक शार्प डिक्लाइन को फेस कर रही है और इसके बाद एक लंबे पीरियड तक स्टेग्नेशन देखने को मिल रहा है, मंदी चल रही है या यूँ कहें कि स्लो रिकवरी हो रही है और फाइनली ये प्री क्राइसिस लेवल तक पहुँच जाता है ना। ये डायग्राम से ही आपको समझ आ गया होगा। तो ये होती है यू शेप्ड रिकवरी। अच्छा, के शेप्ड रिकवरी क्या होती है वो भी देखते हैं। के शेप्ड रिकवरी,
तो कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन बनती है जब इकोनॉमी के डिफरेंट पार्ट्स में या फिर पॉपुलेशन के डिफरेंट सेगमेंट्स में अलग अलग परसेंटेज में रिकवरी होती है। जैसे मान लो कि कोई हाई इनकम अर्निंग ग्रुप है या कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं, वो तो बहुत जल्दी रिकवर कर गए, बट कोई छोटे उद्यम है यानी कोई स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, उनको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उस तरीके की रिकवरी होती है के शेप्ड रिकवरी। ओके, अब बात करते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी की। तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी क्या होता है? जब इनिशियल डिक्लाइन देखने को मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, थोड़ी सी रिकवरी आती है, देन अनदर डिप आ जाता है, यानी अनदर फॉल आ जाता है, जिसे हम डबल डीप रिसेशन भी कहते हैं। डबल डीप रिसेशन भी कहते हैं। रिसेशन का मतलब मंदी होता है, मैं अलग से इन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से। अगेन यहाँ पे ये थोड़ा इंक्रीज हुआ बट फिर से डिप आ गया और फाइनली जाकर ये रिकवर होता है एट द एंड। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये लेटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू को, तो नाम से ही आप याद रख लोगे। आसान क्वेश्चन है ये, यूपीएससी सीएपीएफ के हैं। नेक्स्ट, अब ये आप अटेम्प्ट करिए। पहला कह रहे हैं एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट या नन ऑफ द अबव। क्या होता है ये? तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी है। क्यों ऑप्शन सी है? क्योंकि एनएनपी का मतलब ही है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये मैंने इसलिए अलग से भी लिखा दिया। हाँ, ये देखिए एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब आप जीएनपी में डेप्रिसिएशन को हटा दोगे तो क्या निकल कर आएगा? एनएनपी। और ये बेटर मेजर है क्योंकि डिप्रेसिएट करती हैं चीजें। सेकेंड में इन्होंने कहा है एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, और डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। हाँ, ये भी एनएनपी है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा मेथड नहीं है जीडीपी निकालने का? कौन सा नहीं है? प्रोडक्ट मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड? तो हमने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा, इनकम मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, बट डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड नहीं पढ़ा। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी इज कॉल्ड। देखिए ये मैं अलग से गैप में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी है। रिसेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसके बाद ये बहुत ईजिली हमें समझ आएगा। द बेस ईयर ऑफ न्यू जीडीपी सीरीज हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम। तो कब ये शिफ्ट किया? 2004-05 था पहले, ठीक है, और अब जो शिफ्ट होकर के प्रेजेंटली जो चल रहा है वो 2011-12 है। ये बेस ईयर है, इसी के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे ताकि हम रियल जीडीपी पता कर सकें। अब ये मैंने आपको एक न्यूज़ भी दिखाई, द हिंदू की न्यूज़ है ये देखिए, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू चेंज बेस ईयर, है ना, बेस ईयर अब थिंक, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया, अब हमारा अगर प्रेजेंट बेस ईयर रहेगा पास का तो हम और इजीली जीडीपी को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये आपको अटेम्प्ट करना है और ये आपका सही होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, नॉट करेक्ट बताना है। पहला कह रहा है रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं आउटपुट्स को वैल्यू करके अलग अलग साल के कॉमन प्राइसेस में। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो पोटेंशियल जीडीपी है ये रियल जीडीपी है जब हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है, जब रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। तीसरा ये कि जो नॉमिनल जीडीपी है ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर एट कांस्टेंट प्राइसेस। और चौथा ये कि जो रियल जीडीपी पर कैपिटा है ये रेशियो है रियल जीडीपी का, जिसमें हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बिकॉज ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो रियल जीडीपी है इसमें हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, यानी कांस्टेंट प्राइसेस का यूज करते हैं, बेसिकली एक बेस ईयर से वैल्यू निकालते हैं और इससे हम कंपैरिजन भी कर पाते हैं। पोटेंशियल जीडीपी इज द रियल जीडीपी, हाँ ये मैंने बता दिया, ये सही है, रीज़न भी बता दिया कि रियल जीडीपी में हम डिफरेंट ईयर्स का आउटपुट लेते हैं और कॉमन प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल जीडीपी, ये भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ, पोटेंशियल जीडीपी क्या है? जब जो रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कंट्री फैक्टर प्रोडक्शन आर फुल्ली एम्प्लॉयड, है ना। पोटेंशियल क्या है हमारी? तो पोटेंशियल क्या है हमारी का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल जीडीपी है वो रियल जीडीपी है जिसमें इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी अपने रिसोर्सेज को जब वो फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा ये, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, बट उससे पहले चौथा देखते हैं। रियल जीडीपी पर कैपिटा इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल सही है, जब हम टोटल रियल जीडीपी को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? पॉपुलेशन के साथ, तो उस केस में हमें रियल जीडीपी पर कैपिटा निकल कर
आ जाती है। तो डी भी सही है। अब तीसरा गलत क्यों है? देखिए नॉमिनल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग करेंट प्राइसेस, ना कि कांस्टेंट प्राइसेस, है ना, करेंट प्राइसेस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से तीसरा गलत है। और ये हमने बार बार समझा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हम इन्फ्लेशन अकाउंट नहीं करते हैं, है ना, इसलिए तो हम कहते हैं ये नाम मात्र की जीडीपी है। तो इन्फ्लेशन हम नहीं देख रहे हैं, बस हम सिंपली कैलकुलेट कर दे रहे हैं करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग, है ना। तो आसान है ये, बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस पता है तो। अगला देखिए, स्टेटमेंट्स दिया गया है हमें और करेक्ट बताना है। ये सिविल सर्विसेज 2011 का क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है एक पर्टिकुलर देश में, खास तौर से इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली देश में, कि क्या ग्रोथ रेट हमेशा सेम रहेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत लंबे टाइम तक जो है वो ग्रोथ रेट हमेशा सेम नहीं हो पाता है। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है पर, अच्छा इवन ये जो स्टेटमेंट है ये आज के लिए भी करेक्ट है, क्योंकि हमारा जब ग्लोबल पेंडेमिक आया कोरोना, उस टाइम पे भी हमने देखा कि जो जीडीपी है वो काफ़ी घट गया, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी घट गया। दूसरा ये कह रहे हैं जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम का, ये स्टीडली इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में, ये भी गलत है। स्टीडली इंक्रीज तो नहीं हुआ है, तो आंसर क्या है? डी। और ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, पेपर में मार्क करना। Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development. आई गेस ये क्वेश्चन हमने कवर किया है। अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है तो कैसे रियल जीएनपी हमारी हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाएगी? नहीं दिखा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला देखिए, आपको बताना है जीएनपी में क्या क्या इंक्लूडेड है। ये यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन है। पहला ये कह रहे हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, चौथा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें पहला कह रहा है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ये जीएनपी में इंक्लूडेड है, बिकॉज ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट में कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो इंक्लूडेड है डेफिनेटली। गुड्स एंड सर्विसेज तो होंगे ही। दूसरा ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, देखिए ये भी इंक्लूडेड है जीएनपी में। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, जैसे मान लो मशीन में, बिल्डिंग्स में, एटसेट्रा में जब कंट्रीब्यूशन किया गया, तो ये कंट्रीब्यूशन भी हमारे नेशनल प्रोडक्शन या इवन फ्यूचर प्रोडक्शन की कैपेसिटी को दिखाता है, क्योंकि मशीन्स वगैरह में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे हम और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये भी जीएनपी का पार्ट है। तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है गुड्स एंड सर्विसेज में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजुकेशन में स्पेंड कर रही है, हेल्थ केयर में, डिफेंस में, बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो ये भी जीएनपी में इंक्लूडेड है, बिकॉज ये हमारे कंट्री के टोटल आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। चौथा ये कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जीएनपी में इंक्लूडेड है, और यही जीएनपी और जीडीपी को अलग बनाता है। जीएनपी जो है वो इंटरनेशनल सोर्सेज के इनकम को भी एडजस्ट करता है, तो वो जीएनपी में रहता है, बट जीडीपी में ऐसा नहीं होता, वहां तो हम बस बाउंड्री को देखते हैं। आंसर क्या है? डी। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग्स या नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन। ये भी बहुत शानदार सवाल है। देखिए इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, उन्हें लगता है कि इन्फ्लेशन के कारण हमें दिक्कत आती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन को तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने जब समझाया आपको कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का तरीका हमारे पास है, बट नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन को हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और कंजम्पशन किए जा रहे हैं, बट बिना किसी मोनेटरी ट्रांजेक्शन के। मान लो कोई फार्मर है, अब उस फार्मर ने लेट सपोज 100 kg पोटैटो प्रोड्यूस करा, बट उसने सेल नहीं करा, खुद के लिए कंज्यूम कर लिया, तो अब ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए नेशनल इनकम में शामिल करना, बिकॉज ये तो नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन है, राइट। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे बार्टर सिस्टम भी कई बार रूरल एरियाज़ में होता है, उनमें भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारी नेशनल इनकम के दायरे से बाहर आ जाता है, और ये अनअकाउंटेड रह जाता है हमारे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं। नेशनल इनकम क्या इग्नोर करता है? सेल्स ऑफ अ फर्म, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, एक्सपोर्ट्स ऑफ द आईटी सेक्टर, सेल ऑफ लैंड। तो देखिए जो नेशनल इनकम है, केवल इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जा रही है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, इन्हें शामिल करता है। सेल ऑफ लैंड जो है ये
इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं मानी जाती है। लैंड तो एक प्री एग्जिस्टिंग एसेट है ना, ये तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही संपत्ति है, और इसका जो सेल है वो केवल ओनरशिप के ट्रांसफर को दिखाता है। इसमें कोई न्यू इनकम या न्यू आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 2 एकड़ लैंड सेल करा, तो क्या इसने जनरेट करा लैंड को? नहीं, ये प्री एग्जिस्टिंग एसेट है, जस्ट अब ओनरशिप बदल गई। अब पेपर में एक्स का नाम था, अब इसकी बजाय वाई का नाम आ जाएगा। तो ये रीज़न है कि जो नेशनल इनकम है वो इग्नोर करता है सेल ऑफ लैंड को, बिकॉज यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात करते हैं इकोनॉमी में। सेल्स ऑफ अ फर्म, ऑब्वियसली जो फर्म का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो तो हमारे नेशनल इनकम में शामिल है ही। सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉयज़, सैलरी जो है वो, हाँ, ये एक तरीके का कंपेंसेशन है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, और ये भी नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सपोर्ट्स ऑफ द आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट जो है वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को दिखाते हैं और नेशनल इनकम का पार्ट है ऑब्वियसली, तो ये भी शामिल है। आई होप आप रीज़न को समझ पा रहे हो। देखिए आंसर लगाना बड़ी बात नहीं है, बट उसके रीज़न को अगर हम समझ लें तो बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसमें बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको फॉर्मूला की थोड़ी समझ होनी चाहिए और थोड़े कॉन्सेप्ट की। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए मैं थोड़ा इसलिए पोज लेता हूं ताकि आप भी इसे सोच लें। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, है ना, यही मैंने पढ़ाया है। कहाँ है? ये देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, क्योंकि चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं। तो यही मैंने बताया, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये क्या देता है? फैक्टर कॉस्ट देता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही यही है कि मार्केट प्राइस को आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हटा दो और सब्सिडीज को ऐड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे आप झट से अटेम्प्ट कर लोगे, सीडीएस का है, रिसेंट का ही। पहला ये कह रहे हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें से। इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी, जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम इंपोर्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरा ये कि नेट फैक्टर पेमेंट जो अब्रॉड से आ रहा है उसे हम जीडीपी में शामिल करते हैं। गलत, बिल्कुल गलत, जीडीपी में नहीं शामिल करेंगे। क्यों शामिल करेंगे? जीडीपी का मतलब ये डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो प्रोड्यूस होना चाहिए, तो वो अब्रॉड कहाँ से आएगा? तो दूसरा गलत है और हमें गलत पूछा गया है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, हाँ ये सही है। और चौथा ये कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्रीज है ये जीडीपी फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है, हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सेकेंड हैंड गुड्स जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं जब वो प्रोड्यूस हुए। मान लो एक बाइसाइकिल है ना, ये 5000 में सेल किया गया, तो अब हमने इसमें फर्स्ट टाइम इसे जीडीपी में इंक्लूड किया। अब बाद में ये आपने 3000 में सेल करा, तो हम दोबारा अगर इसे 3000 कह रहे हैं तो फिर तो ये डबल काउंट हो जा रहा है ना, तो इसे हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं सेकेंड हैंड गुड थर्ड हैंड गुड्स को। तो तीसरा सही है। और चौथा कह रहे हैं इन्वेंट्रीज जो है ये जीडीपी फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है। देखिए इन्वेंट्रीज क्या होता है? अनसोल्ड गुड प्रोडक्ट्स इन्वेंट्रीज होता है, तो इसे हम जीडीपी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट मानते हैं, बिकॉज ये उन गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो प्रोड्यूस तो कर लिए गए हैं बट अभी तक सेल नहीं किए गए हैं। तो जब वो सेल किए जाएंगे तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा, या यूँ कहें कि जीडीपी का कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनेगा। तो चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है। पहला तो ऑब्वियसली सही है, इंपोर्ट्स को तो घटाएंगे ही ना, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में थोड़े हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी एससीआरए का है। जीडीपी को ग्रॉस कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहला ये कि जो डेप्रिसिएशन है ये शामिल नहीं होता है इसलिए। दूसरा सब्सिडीज शामिल नहीं होता इसलिए। चौथा ये कि फॉरेन फैक्टर्स जो होस्ट कंट्री में अर्निंग कर रहे हैं वो शामिल नहीं होता इसलिए, या प्राइस राइज के इम्पैक्ट के कारण। देखिए जीडीपी में जो वर्ड ग्रॉस है ना, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने लेट सपोज कोई कार परचेज किया 2 लाख में, अब 2 साल के बाद क्या ये 2 लाख का होगा? बिल्कुल नहीं, ये डेप्रिसिएट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन है उसकी कैपिटल स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस कर दे रहा है, बट जीडीपी में हम सब डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें ग्रॉस वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि तो ग्रॉस है, यानी टोटल है या सकल हिंदी में कहते हैं। बट अगर हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमें एनडीपी निकाल के देगा। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये समझ आ रहा है क्यों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कह रहे हैं, क्योंकि अब हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया है और अब हम एग्जैक्ट वैल्यू को ले रहे हैं जो कि नेट वैल्यू है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कंज्यूम हो गई ये चीज़ें उसे हम हटा देंगे तो वो एनडीपी बन जाएगा, और अगर वो इंक्लूडेड रहेगा यानी डेप्रिसिएशन अगर उसमें इंक्लूडेड है तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए। मैं इसकी अनअटेम्प्टेड फाइल भी आपको दूंगा जिससे आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस टॉपिक से क्लैरिटी मिली होगी।